नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीएस पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये आपका रिवीजन सीरीज होगा जिसमें परीक्षा से जुड़े संभावित प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आपको बता दें कि एलटी ग्रेड जीएस पेपर के लिए हमारे चैनल पे मॉडल पेपर कराया गया है, तो 100 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि अभी तक आप उन मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और साथ में पीडीएफ यदि आपको चाहिए उन मॉडल पेपर का, तो ये जो स्कैनर दिया गया है आपको स्कैन करके 99 रुपये पे करना होगा और इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सेंड कर दीजिएगा और वहीं पर आपको 100 मॉडल पेपर का पीडीएफ तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ था। वो कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप देखने को मिला। भारतीय इतिहास में खिलाफत आंदोलन ये दूर स्थित देश तुर्की के खलीफा को गद्दी से हटाने एवं तुर्की साम्राज्य के विघटन के विरोध में भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भारत में मोहम्मद अली, नेतृत्व पूछा जाता है किसने किया था भारत में, तो मोहम्मद अली व शौकत अली ने किया था भारत में इसका नेतृत्व। ये पूछा भी जाता, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किया गया था। शुरू कब हुआ था? 1919 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका झील दिया गया है और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया सौज झील मैनपुरी में है, बिल्कुल करेक्ट है, मैनपुरी में सौज झील स्थित है। शेखा झील अलीगढ़ में है, ये भी आपका सही मिलान है। बखिरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है, ये भी आपका करेक्ट है। सरसई झील आगरा में नहीं है। सरसई झील कहाँ पे है? तो ये आपका इटावा में है। सरसई झील कहाँ है? इटावा में है। और आगरा में जो झील है पूछा जाता है सूर सरोवर, इसको बोला जाता है सूर सरोवर झील कहाँ पे है पूछा जाए तो आगरा में है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है कीठम झील, कीठम झील। तो सूर सरोवर या कीठम पूछा जाएगा तो आगरा होगा। और सरसई झील कहाँ का है? तो इटावा में है ये। तो सुमेलित जो नहीं है डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल देखते हैं, माता टीला बांध जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? तो माता टीला बांध काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीसीएस से लेकर विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये यहाँ पे माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। ये पूछा जाता है किस नदी पर है ये माता टीला बांध? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित बांध है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो झांसी जिले में है, झांसी जिले में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को क्रमवार रखिए। यहाँ पे क्रम से लगाना है आपको, जो पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ यहाँ पे दी गई हैं। तो पहला जो दिया गया है राव समिति। राव समिति का गठन कब हुआ था? तो GV राव इसका पूरा नाम है, GV राव समिति का जो गठन हुआ था वह 1985 में हुआ था, 1985 में इसका गठन हुआ था। LM सिंधवी समिति का जो गठन हुआ था वो 96 में हुआ था, 1986 में सॉरी। तो और BR मेहता जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, इसका गठन हुआ था 1957 में, 1957 में। और अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था। तो अशोक मेहता समिति ने इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया और अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि अभी लागू है वर्तमान में। तो यहाँ पे क्रम से आपको लगाना होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले हो जाएगा यहाँ पे तीसरा
बलवंत राय मेहता समिति, फिर आपका अशोक मेहता समिति चौथा, फिर LM GV के राव समिति पहला और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा LM सिंधवी समिति। 3 4 1 2 ये आपका क्रमवार हो गया। तो ऑप्शन देख लीजिए 3 4 1 2 कौन सा सही हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है, यानी कि किस एसिड के एकत्रित हो जाने पर थकान महसूस होता है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो लैक्टिक एसिड के कारण ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लैक्टिक एसिड के एकत्र हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे आप, विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर। यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए विटामिन दिया गया है और यहाँ पे होने वाला विटामिन का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो विटामिन B1 को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है थायमिन। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। तो ये का हो जाएगा यहाँ पे चौथा, विटामिन B1 का थायमिन है, जिसे बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है इससे, B1 की कमी से। उसके बाद विटामिन B2 यहाँ पे दिया गया है, तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोला जाता है। यहाँ पे हो जाएगा बी का तीसरा। और विटामिन B6 यहाँ पे दिया गया है, तो इसको विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, सी का हो जाएगा पाँचवा। और विटामिन B12 को क्या बोला जाता है, तो साइनोकोबालामिन बोला जाता है, साइनोकोबालामिन। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। और कैल्सीफेराल जो है ये विटामिन डी का नाम है। तो यहाँ पे जो मिलान आपका होगा 4 3 5 1 जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा। तो 4 3 5 1 आप देख लीजिए जो विकल्प में है बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं, पौधों में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है। तो पौधों में वाइट बड रोग जिसे यहाँ पे सफ़ेद कली रोग या वाइट बड बोला जाता है, ये जिंक की कमी से होता है। और ये मक्का में लगने वाला रोग है वाइट बड या सफ़ेद कली रोग। तो ये जिंक की कमी से पौधों की जो पत्तियां हैं वो छोटी रह जाती हैं एवं पत्तियों के जो अगला हिस्सा है उसमें लगभग सफ़ेद सी वो हो जाता है, जिसे सफ़ेद कली या वाइट बड रोग कहा जाता है। यह किस रोग का किस फसल का रोग है, तो मक्का में रोग लगता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसको बोला जाता है, ये किस अंग में स्रावित होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे आमाशय, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में आमाशय ये जठर रस का स्रावन करता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें आप देख लीजिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला जो दिया गया है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद का प्रावधान है, करेक्ट है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकारी, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को उनके पद से हटाना दिया गया है, ये गलत है आपका। अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है, ना कि हटाने से। जो राज्यपाल हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा उनके प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं, तो यहाँ पे उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और 155 जो है नियुक्ति से संबंधित है, ये आपका मिलान जो है सही नहीं है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि यानी कि उनका टर्म दिया हुआ है, ये भी आपका करेक्ट है। तो जो सही मिलान नहीं है वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही मिलान नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा सही है? महान्यायवादी के संबंध में दिया गया, इनमें से कौन सा सही कथन है? पहला देख लेते हैं। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। तो पहला तो यहाँ पे आपका करेक्ट है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो कि उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए वो योग्यता रखते हों। पहला करेक्ट है। दूसरा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत इनकी नियुक्ति होती है, वो पद पे बने रहते हैं और इनको राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकते हैं। तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो पूछा गया है इसमें सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर कथन एक केवल सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केवल एक आपका यहाँ पे सही दिया गया है। और महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान दिया गया है और इनको जो राष्ट्रपति के प्रसाद के पर्यंत बने रहते हैं 76(4) में दिया गया। अनुच्छेद 76 के खंड 4 के तहत जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अतः राष्ट्रपति को ही पद से हटाने का इनको अधिकार है। अगला सवाल आप देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची और विषय सही सुमेलित नहीं है? संविधान की अनुसूची और विषय दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो आप देख लीजिए। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, करेक्ट है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से संबंधित है, सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दिया गया है, कुल कितनी वर्तमान में भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ये भी करेक्ट है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो आपको पिछले वीडियो में भी आपको ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस सूची में है? तो चौथी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है, बताया गया है कई बार, चौथी अनुसूची में है, ना कि 9वीं अनुसूची में। तो ये मिलान गलत है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हैं? समता यानी कि समानता का अधिकार पूछा गया है। तो ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 किसके अंतर्गत आएगा? तो मूल अधिकार के अंतर्गत आएगा। और ये भाग पूछा है किस भाग के तहत आता है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें 14 से 18 ये समानता का अधिकार इसमें दिया गया है, समानता का अधिकार से संबंधित है ये। और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो 17 पूछा जाता है आपसे। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 पूछा जाता है तो ये उपाधियों का अंत से संबंधित है, उपाधियों का अंत से ये संबंधित अनुच्छेद है। तो 17, 18 महत्वपूर्ण है ये, और अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है इसमें। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी और एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए आप यहाँ पे। तो जो करेक्ट होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, अनुच्छेद 338 और 338 ए में। यहाँ पे अनुसूचित जाति 338 में अनुसूचित जातियों का प्रावधान है, अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। पहले जो है अनुच्छेद 338 में दोनों को ही शामिल किया गया था, एससी को भी और एसटी को भी, लेकिन बाद में अनुच्छेद 338 ए को जोड़ करके अनुसूचित जनजातियों को अलग से एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक साल में पूछा गया है कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है? तो 2 बार।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो स्थापित है ये बिठूर में है। बिठूर कहाँ पे है ये? तो ये कानपुर नगर में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है ये बिठूर, और महर्षि वाल्मीकि आश्रम यहीं पे स्थित है, और ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार ये सवाल पूछा गया है यूपी पीएससी में। तो विख्यात भारत माता मंदिर जो स्थित है ये वाराणसी में है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो यूपी जनगणना का वीडियो जो है अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया गया है, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। जितने भी यूपी जनगणना से सवाल पूछे जाते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उसको कराए गए हैं, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड किया गया है वो वीडियो। तो सबसे कम महिला साक्षरता पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो श्रावस्ती का है। महिला भी और पुरुष भी दोनों में श्रावस्ती सबसे निचले यानी कि सबसे कम यहाँ की महिला और पुरुष साक्षरता दर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ की महिला साक्षरता दर है वो 34.8% है, मात्र 34.8% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। और यदि सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछा जाए आपसे, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पूछा जाएगा तो कानपुर नगर का है वो। कानपुर नगर का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, यहाँ का जो साक्षरता है 75.1% है, तो ये सर्वाधिक हो गया। सबसे कम पूछा गया श्रावस्ती, यहाँ पे आप सी ऑप्शन सही करेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक तरफ दिया गया प्राकृतिक आपदा, दूसरी तरफ प्रभावित क्षेत्र या प्रदेश दिया गया। तो बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र होते हैं, तो ये का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र जो है वो हिमालयी क्षेत्र होते हैं, तो दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे पहला। सूखा से प्रभावित क्षेत्र जो है वो पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे तीसरे का तीसरा हो जाएगा। और सुनामी से जो प्रभावित क्षेत्र है वो भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के किनारे है, तो चौथे का हो जाएगा चौथा। 2, 1, 3, 4 विकल्प आप देखेंगे यहाँ पे 2, 1, 3, 4 कौन सा सही हो रहा है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है, 2, 1, 3, 4। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान शोध संस्थान पूछा गया है कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी, तो डेयरी लिखा है या फिर डेयरी भी मिलता है आपको, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल, हरियाणा करनाल में है। कहाँ पे है ये? तो करनाल में है। और ये कहाँ पे है करनाल? तो हरियाणा में है। तो ध्यान में जरूर रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? करनाल में है, जो कि ये हरियाणा में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायू है। कहाँ पे है? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर है ये, हवाई द्वीप पर ये ज्वालामुखी है किलायू, जो कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? कौन से चट्टान में पूछा गया है कोयला एवं पेट्रोलियम मिलता है? तो परतदार या अवसादी चट्टान में मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवसादी चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोलियम उपस्थित होते हैं, तो अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी बोला जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लोहा एवं इस्पात के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, शर्करा के लिए भी, सीमेंट के लिए भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो पाल वंश के शासक थे, धर्मपाल। यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, सहायक संधि को
किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को लॉर्ड विलेजली के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि को किस राज्य ने सबसे पहले स्वीकार किया था, तो हैदराबाद ने सबसे पहले स्वीकार किया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड विलेजली। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, कौन सा? तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ था 1887 में, कहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था? मद्रास में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में, और यहीं पे इनको अध्यक्ष चुना गया। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव किसकी उपाधि है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो इन्होंने शांति निकेतन का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव जो है 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया इनको, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में इनको देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। 2025 के फ्रेंच ओपन में महिला एकल वुमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता था? तो फ्रेंच ओपन पूछा गया 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ ने। यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन। अमेरिका की रहने वाली हैं ये। किस देश से संबंधित हैं ये? तो अमेरिका से संबंधित हैं कोको गॉफ। इन्होंने बेलारूस की रहने वाली आयरना सवालेंका को, ये किस देश की हैं ये भी पूछा जाता है सवाल, बेलारूस की हैं, इनको इन्होंने पराजित किया था। तो कोको गॉफ यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब विजेता। अगला जो सवाल है आपका, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? तो ये खिताब मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और एक क्रम पूछा जाता है, कौन से क्रम का ये ऑस्कर अवार्ड था? तो 97वां ऑस्कर अवार्ड था इस बार का। तो बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किनको मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है मिकी मैडिसन को। मिकी मैडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। बेस्ट फिल्म का खिताब किसको मिला है, यानी कि ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला है इस बार? तो फिल्म अनोरा को मिला है। फिल्म अनोरा को मिला है। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं ऑस्कर अवार्ड में, बेस्ट एक्टर का भी और एक्ट्रेस और फिल्म, तीनों आप जरूर याद रखिए। क्रम याद रखिएगा, 97वां ऑस्कर अवार्ड था। अगला सवाल देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल बजट का आकार कितना रखा है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस बार का बजट पेश किया गया था उसका आकार आपसे पूछा गया है कितना है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8,08,736.06 करोड़ रुपए का इस बार का बजट का आकार था, जो कि यह बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में ये देखा जाए तो 9.8% जो है अधिक है इस बार का बजट का आकार। तो ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आज का भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में पूछा गया है कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो 29 विषय शामिल किए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में देखा जाए तो पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियों में 29 विषय
शामिल हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इनमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया गया है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है, सही है। जनगणना ये आपका संघ सूची का विषय है, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये आपका यहाँ पे द्वितीय अनुसूची दिया गया, ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में दिया गया, फोर्थ अनुसूची में दिया गया, ना कि द्वितीय अनुसूची में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यही सुमेलित नहीं है। दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है, ये भी आपका करेक्ट है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक के संदर्भ में पूछा गया, किस अनुच्छेद में ये दिया गया है? तो अनुच्छेद 110, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा सी ऑप्शन, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों दोनों में, ए और बी दोनों करेक्ट होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, और भाग पूछा जाएगा तो भाग 4 में है ये। तो इसमें जो 36 से 51 है, बीच में आपका जो अनुच्छेद है 48A, अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो ये आपका 48A में दिया गया। और जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिया गया है, और भाग जो है वो 4A में है। तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में, जिसमें मूल कर्तव्यों की कितनी संख्या दी गई है? 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं इसमें। जो 7वां मूल कर्तव्य है, 7वां जो मूल कर्तव्य है, उसमें दिया गया कि यह प्रावधान कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। तो दोनों ही सही होगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल देखते हैं, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये कथन पूछा गया है, किसने कहा था? तो केसी वीयर का है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा बोला गया कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। छठा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पूछा गया है 24 अप्रैल को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आपका लागू हुआ था। तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, लेकिन ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? तो इनमें आप देखेंगे हालचू जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। ओंजे या ओंग भी है। सोमपेन जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार की है। लेकिन यहाँ पे जो रेंगमा जनजाति दी गई है, बी ऑप्शन, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि रेंगमा जनजाति जो है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो नागालैंड से है। ये इनका संबंध नागालैंड से है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें जो सतलज नदी दिया गया है, बी ऑप्शन। तो सतलज नदी ये आपका हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है, क्योंकि वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले बहती थीं तथा अपनी धाराओं की दिशा में पर्वतों को काटकर गार्ज या फिर महाखड्ड का निर्माण करती थी, तो वो पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं। इन्हें हिमालयी पार या फिर ट्रांस हिमालय नदियाँ भी कहते हैं,
जिनमें आपका सतलज आएगा, सिंधु नदी भी आता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ये नदियाँ आपका ट्रांस हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो इनमें आप देखेंगे जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। भूमध्य सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए जाना जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक तरफ है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो सबसे पहला है वैगुओ। वैगुओ ये आपका किस देश का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो ये फिलीपींस का। ये का हो जाएगा तीसरा। हरिकेन, तो ये आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, बी का हो जाएगा चौथा। और टाइफून जो है ये चीन का है, तो सी का होगा दूसरा। और विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया का है, तो डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1 विकल्प आप देखेंगे इसमें 3 4 2 1 कौन सा करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देश दिया गया है और राजधानी दी गई है, तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है, सही है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, ये भी सही है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, ये भी सही है। केप वर्डे की राजधानी बमाको नहीं है। केप वर्डे की राजधानी कहाँ है? प्रेया है, प्रेया इसकी राजधानी। तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल देखते हैं, मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो मलेशिया में जो किंटा घाटी है वो टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी मिलान करना है आपको। झील दिया गया है और अवस्थिति उनकी दी गई है। तो सबसे पहले दिया गया है साला झील, ये किस राज्य में है? तो साला झील आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ए का हो गया पहला। बड़खल झील हरियाणा में है, तो बी का दूसरा हो गया। लोकटक झील मणिपुर में है, तो सी का हो गया तीसरा। और कालीवेली झील तमिलनाडु में है, तो डी का हो गया चौथा। 1 2 3 4 यानी कि ये क्रम से ही लगा है, तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए ये करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो ये प्रयोग किया गया था वेनेट के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है आपसे पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वेनेट ने किया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जीन ये आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई होती है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन कहा जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इनमें आप ऑप्शन देख लीजिए, हींग है, शिलाजीत, सुहागा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पूछा गया है कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो है हींग, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हींग ये आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले फेरुल फोइटिडा पौधे से प्राप्त किया जाता है। पौधे का क्या नाम है? तो फेरुल फोइटिडा पौधे का नाम है, इससे हींग प्राप्त किया जाता है। फोइटिडा इस पौधे से हींग प्राप्त किया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई थे वो मार्ग निर्माण यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मौर्यकालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी होता था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो महाजनपद दिया गया और उनकी राजधानी दी गई है, आपको मिलान करना है।
तो यहाँ पे जो मत्स्य है इसकी राजधानी कहाँ है? विराटनगर। ये का हो जाएगा तीसरा। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ है। बी का हो गया चौथा। और सूरसेन की राजधानी तो मथुरा है। सी का हो गया पहला। अस्मक की राजधानी कहाँ है? तो पोतन है। तो डी का हो गया दूसरा। 3 4 1 2 विकल्प आप देखेंगे तो 3 4 1 2 कौन सा सही हो रहा है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक पूछा गया है। इनमें से कौन है? तो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अली आदिल शाह के उत्तराधिकारी थे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इन्होंने किताबे नौरस नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ भी मिलान करना है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ। एक तरफ दिया गया पुस्तक और दूसरी तरफ उनके लेखक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन। तो इसके लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। तो ये का हो जाएगा तीसरा। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। तो बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद है ए नेशन इन मेकिंग। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो सी का हो गया पहला। और इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 विकल्प आप देखेंगे यहाँ पे 3 4 1 2 पहला ही ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करने के लिए दिया गया है। दार्शनिक दिया गया और दर्शन दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है रामानुज किस दर्शन से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं विशिष्टाद्वैत से। ये का हो गया चौथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये यूपीपीएससी में सवाल पूछा गया है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। रामानुज ये किस दर्शन से संबंधित हैं? तो विशिष्टाद्वैत से। तो ये का हो गया चौथा। मध्वाचार्य तो ये संबंधित हैं द्वैत से। तो बी का हो जाएगा तीसरा। निम्बार्क या निम्बार्काचार्य मिलता है, तो इनका जो संबंध है वो द्वैतवाद से है। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और वल्लभाचार्य का संबंध है शुद्धाद्वैत से। तो डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 विकल्प आप देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तो ये तो वही है आपका सेम सवाल। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1871-72 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना 1871-72 में कराई गई थी। और जो नियमित जनगणना हुआ था अंग्रेज़ों के काल में वो रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में पहली नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई। तो यहाँ पे पहला पूछा गया भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1871 में किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? इनमें आप देख लीजिए कीटभक्षी पौधा कौन सा है? नेफेंथीस है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेफेंथीस ये आपका कीटभक्षी पौधा है। अगला सवाल देखते हैं अब, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य जो है रखा गया है 2070 तक। पहले इसका लक्ष्य जो रखा गया था 2045 तक रखा गया था, लेकिन इस लक्ष्य को बढ़ाकर अब कब कर दिया गया है? 2070 तक कर दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन थे? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो खान बहादुर खान ने। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंवर सिंह जो है ये बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो कुंवर सिंह इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से। हजरत महल इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, लखनऊ से। तो यहाँ पे आपसे बरेली में पूछा गया है किनके द्वारा नेतृत्व किया गया था? खान बहादुर खान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
अगला सवाल देखते हैं। 28 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो यहाँ पे किस देश होगा, किस देश में आए? तो आंसर आपका जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, म्यांमार में। तो 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद जो है भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, बचाव एवं राहत कार्य के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। 6 नई भाषाओं में कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है? तो जो 6 नई भाषा शामिल की गई हैं इसमें कन्नड़ नहीं शामिल है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोडो है इसमें, मैथिली है, मणिपुरी है, उर्दू है, उर्दू भाषा है, संस्कृत भाषा है, संस्कृत है। उसके बाद आपका इसमें बोडो, डोंगरी, डोंगरी भी है इसमें, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत। तो ये 6 भाषाओं को अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा किसके द्वारा किया गया? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। इससे अब तक जो है 18 भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हो गया है। कितनी भाषाओं में? 18 भाषाओं में। लेकिन इसका लक्ष्य जो है वो 22 भाषाओं को शामिल करने का रखा गया है। तो अभी तक 18 भाषाएं, जो 6 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो इनको लेकर के कुल 18 भाषाएं हो गई हैं। जो लक्ष्य है वो 22 भाषाओं का है। तो कन्नड़ नहीं है इसमें। सी ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, यही सही है आपका। अगला सवाल देखते हैं। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2025 में विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला और अंतिम सवाल देखते हैं। 30 मई 2025 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिजोरम के बाद भारत का दूसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है? तो ऑप्शन आप देखेंगे इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो गोवा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोवा जो है ये आपका 95% यानी कि 95% साक्षरता मानदंड को पार करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो दोनों याद रखिएगा आपका, गोवा यहाँ पे बी ऑप्शन दूसरा राज्य पूछा गया, सही हो जाएगा। पहला सवाल है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इनमें आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिया गया है। पूछा गया कि कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। सूर सरोवर ये आपका उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सूरीसर मानसर झीलें ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है ये। तो यही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है ये? तो जम्मू कश्मीर का है ये। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन देख लीजिए आप। पूछा गया है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री केसी नियोगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था भारत में 1951 में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। और यदि पूछा है कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह हैं। और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है कौन सा चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। और पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राज्य दिया गया और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो राजस्थान में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो यहाँ पे 10 सीटें हैं राजस्थान में। ए का हो जाएगा पहला। गुजरात में कितनी हैं? तो 11 सीटें हैं राज्यसभा की। बी का हो जाएगा तीसरा। कर्नाटक में, तो कर्नाटक में 12 सीटें हैं। सी का हो गया है चौथा। और पंजाब में 7 सीटें हैं राज्यसभा की। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 1 3 4 2 विकल्प आप देखेंगे यहाँ पे 1 3 4 2। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। और चौथा सवाल है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला तथ्य दिया गया कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। बिल्कुल सही है। पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। तो पहला सही है। दूसरा दिया गया भारत के
पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ये भी आपका सही है। तो पूछा कि आपसे सही उत्तर चयन करना है, तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वो VS रमा देवी इनका नाम था। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला दिया गया आपका गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ ये आपका 1971 में, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये मुख्य लक्ष्य भी था। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। फिर आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिया गया है। ये 1969 में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 में, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ। तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा जाता है कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो इसको आप क्रम से व्यवस्थित जब करेंगे तो हो जाएगा आपका तीसरा पहले होगा, फिर दूसरा, फिर पहला, 3 2 1। तो विकल्प में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 2 1 कौन सा सही हो रहा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर है अंगूर की खेती से संबंधित है। ए का हो जाएगा चौथा। वेजिकल्चर का संबंध वृक्षों की कृषि से है। तो बी का हो गया यहाँ पे तीसरा। पीसीकल्चर तो ये मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित है। सी का हो जाएगा दूसरा। और ओलेरी कल्चर जो है ये सब्जी की खेती से संबंधित है। तो डी का हो गया पहला। 4 3 2 1। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किस सन में? तो 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। हड़प्पीय स्थल दिया गया है और उनकी स्थिति दी गई है। कहाँ पे है वो? मांडा ये आपका कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और मांडी यदि पूछा जाए तो आपका वो उत्तर प्रदेश में है। तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में। ए का हो जाएगा तीसरा। दायमाबाद कहाँ पे है? तो दायमाबाद है महाराष्ट्र में। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। सी का हो गया पहला। और राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 4 1 2 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो 9वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी विकल्प, पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण हो उनको इको मार्क दिया जाता है। तो यहाँ पे 1991 में 1991 में प्रारंभ की गई इको मार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उन उत्पादों पर की जाती है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इस मार्क का एक उद्देश्य है कि पर्यावरण पर हानिकारक पदार्थों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल देखते हैं इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ऑप्शन देख लीजिए आप। इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मध्यकाल में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था और इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ राजवंश दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है पल्लव राजवंश।
पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पे है? तो कांची, ए का हो जाएगा दूसरा। पांड्य की राजधानी मदुरै, तो बी का हो जाएगा तीसरा। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी, तो सी का हो जाएगा चौथा। और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, तो डी का हो गया यहाँ पे पहला। 2 3 4 1 विकल्प आप देखेंगे 2 3 4 1, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको IMO बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का पूछा गया है सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन देख लीजिए, अटाकामा है, कोलोराडो है, कालाहारी है, थार दिया गया है। तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ये मरुस्थल है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में आपको लगाना है। ये पश्चिमी घाट के जितने भी दर्रे दिए गए हैं इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, तो थाल घाट, ये आपका महाराष्ट्र में है। थाल घाट के बाद भोर घाट पड़ेगा, फिर आपका पाल घाट। पाल घाट कहाँ पे है? तो ये केरल में है। थाल घाट, भोर घाट ये महाराष्ट्र में है दोनों, और पाल घाट केरल में। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में यही आपका सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है कांच को? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, इसमें पहला ही करेक्ट होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। गहरे नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। वहीं पे यदि लाल पूछा जाए, लाल रंग का, तो लाल कांच का निर्माण गोल्ड क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। गोल्ड क्लोराइड के प्रयोग के द्वारा लाल रंग का कांच का निर्माण किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गहरा नीला पूछा गया है, कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी यानी कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? तो स्वापक पीड़ाहारी, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए ऑप्शन, मार्फिन सही होगा। मार्फिन एक स्वापक पीड़ाहारी यानी कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है, जो कि ये अफीम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? ये अफीम से प्राप्त होता है मार्फिन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक या फिर प्रोटोजोआ? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा ये ऑप्शन, जीवाणु के द्वारा। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा कारण ये होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें एक सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो पहला दिया गया विटामिन ए का जो स्रोत दिया गया है संतरा, ये आपका गलत हो जाएगा। संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के स्रोत हैं, विटामिन सी के। तो विटामिन ए का यहाँ पे संतरा दिया गया, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है उनमें हरी सब्जियाँ आती हैं, गाजर आता है। और विटामिन सी का स्रोत नींबू है, करेक्ट है। विटामिन डी का कार्ड मछली का तेल, ये भी सही है। विटामिन B6 का स्रोत धान का चोकर है। तो बाकी सभी सुमेलित हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया गया, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये आपका गलत है। आपको पता होगा कि नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, जिस कारण ये डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और दूसरा कारण यहाँ पे दिया गया है कि वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका, भ्रंश घाटी में बहती है, जिस कारण ये आपका गाद नहीं ले जा पाती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा। तो ये गलत है, परंतु आर जो है सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, जितने भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, इसका प्रमुख कारण यही है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती हैं। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। बांध दिया गया एक तरफ, दूसरी तरफ नदी दी गई हैं।
तो दुलहस्ती बांध पूछा गया है, ये आपका किस नदी पे है? तो दुलहस्ती बांध जो है ये चिनाब नदी पे है। तो ए का हो गया दूसरा। गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पे है, बी का हो जाएगा पहला। उकाई बांध, तो ये आपका तापी नदी पे है, सी का हो जाएगा तीसरा। और तवा बांध जो है तवा नदी पे ही है, तो डी का हो गया चौथा। 2, 1, 3, 4, तो ऑप्शन आप देखेंगे 2, 1, 3, 4 कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत इनमें से कौन सा नहीं है? तो यूराल जो है, यूराल पर्वत ये प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली भी सबसे प्राचीन वलित पर्वत में आता है। अपलेशियन पर्वत भी ये आपका प्राचीन वलित पर्वत में आता है। लेकिन एंडीज जो दिया गया यहाँ पे यही सही होगा, ये आपका नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज हो गया, हिमालय हो गया और आल्पस हो गया, ये सभी जो पर्वत हैं ये नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे भी मिलान करना है। देश दिया गया है और राजधानी दी गई है। तो सबसे पहले दिया गया अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बताना है, इनमें से कौन सा होगा? तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, ये का हो गया तीसरा। गैम्बिया की राजधानी तो वांजुल है, यहाँ पे बी का हो जाएगा पहला। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना है, यहाँ पे सी का हो जाएगा चौथा। और लाटाविया की राजधानी रीगा है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 1, 4, 2 विकल्प आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है इनमें से? देख लीजिए, तो ये है स्वेज नहर, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये भी सवाल पूछा था, स्वेज नहर किन सागर को जोड़ती हैं? तो स्वेज नहर ये आपका भूमध्य सागर को, ये इस बार पीसीएस में शायद पूछा भी था। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और ये संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जनजाति पूछा गया किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति जो पाई जाती है कांगो बेसिन में, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पिग्मी जनजाति ये विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, मार्च 2025 में किस भारतीय अभिनेता को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो ये अवार्ड दिया गया है चिरंजीवी को, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उन्हें सार्वजनिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चिरंजीवी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरेबियन क्षेत्र का पहला और विश्व का 8वां देश कौन बना है? तो ये है त्रिनिदाद और टोबैगो, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 29 से 31 मई 2025 तक ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सम्मेलन आयोजित किया गया है दुशांबे में। दुशांबे कहाँ पे है? तो कजाकिस्तान में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 समापन के बाद यूपी सरकार ने कुल 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। हैंड पेंटिंग के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो कुल कितने रिकॉर्ड बने थे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड? 3 बने थे, जिसमें हैंड पेंटिंग में 10,102 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और पहले इसका रिकॉर्ड कितना था? 7,660 का ही रिकॉर्ड था, जिसको तोड़कर ये नया रिकॉर्ड बना है। पहला रिकॉर्ड क्या बना था? तो गंगा की सफाई के लिए पहला रिकॉर्ड जो बना था वो गंगा की सफाई के लिए बना था। और दूसरा रिकॉर्ड बना था वो 19,278 लोगों का एक साथ झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड बना था। दूसरा रिकॉर्ड 19,278 लोगों का एक साथ झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड था। पहले ये रिकॉर्ड कितना था? तो मात्र 10,000 ही था। पहले जो झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड था 10,000 था, जिसको ये नया रिकॉर्ड ये बना है 19,278। और तीसरा रिकॉर्ड जो है ये हैंड पेंटिंग
का बना था, जिसमें 10,102 लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो वो 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हैंड पेंटिंग का पूछा गया है। पहला ध्यान में रखिए, गंगा जो बना था वो आपका गंगा की सफाई के लिए। दूसरा जो रिकॉर्ड बना था वो 19,278 लोगों का एक साथ झाड़ू लगाने का। और तीसरा जो है हैंड पेंटिंग के लिए 10,102 लोगों का एक साथ का ये रिकॉर्ड बना था।